ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डेटा टाइप्स से। ठीक है, तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं 11th क्लास में पढ़ चुके हो आप लोग ऑलरेडी। थोड़ा सा रिवीजन है बस उसका, क्विक सा। तो आप जिस टाइप का डेटा स्टोर करते हो वेरिएबल के अंदर, वो टाइप अलग अलग हो सकते हैं। आप इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हो, आप पॉइंट वाली वैल्यू जो है वो स्टोर कर सकते हो, आप उसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हो, कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो। तो उसके हिसाब से हमारे पास अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। तो जनरली कौन कौन से डेटा टाइप्स हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मल प्रोग्रामिंग के अंदर, उसमें आपके नंबर्स हैं जिसके अंदर आपका इंटीजर आता है, फ्लोट आता है। फ्लोट जो होता है वो डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स होता है कि आपको कॉम्प्लेक्स जिसमें रियल और इमेजनरी वैल्यूज़ होती हैं वो आप स्टोर कर सकते हो। इसके अलावा आप स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हो। इसके अलावा लास्ट के जो तीन हैं, लिस्ट, टपल और डिक्शनरी, इनके अंदर आप एक से ज़्यादा वैल्यूज़ एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो। ठीक है, जो हमारे पहले दो हैं नंबर्स और स्ट्रिंग्स, इनके अंदर जनरली एक ही टाइप की वैल्यू, एक ही वैल्यूज होती है स्टोर। लेकिन लिस्ट, टपल और डिक्शनरी के अंदर आप एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, वो हम लोग एक एक करके इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे कि इनके अंदर क्या होता है। तो सबसे पहले हैं हमारे नंबर्स। नंबर्स जो हैं उसमें हमने अभी डिस्कस किया था कि इसके अंदर हमारे इंटीजर्स होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इंटीजर्स के बारे में। तो इंटीजर्स भी आपके दो टाइप से हो सकते हैं। एक तो आपके साइंड इंटीजर होते हैं। साइंड का मतलब या तो उन पे पॉजिटिव साइन होगा या नेगेटिव साइन होगा। अगर कोई पॉजिटिव साइन वाला नंबर है तो हम आगे प्लस नहीं लिखते हैं, कोई भी साइन नहीं लगाते हैं, तो उसका मतलब ये पॉजिटिव नंबर ही है। अगर आपको नेगेटिव नंबर शो करना है तो उसके सामने आप नेगेटिव साइन लगाएंगे। जैसे आपको एग्जांपल में दिख रहा है यहाँ पे कि 100 है, 250 है, ये मेरे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। उसके बाद मेरा -12 है। ठीक है, तो ये मेरा नेगेटिव इंटीजर है। तो इस टाइप से आप साइन इंटीजर्स बोलते हैं इनको। इसके अलावा है हमारे बुलियंस। बुलियन में हमारा ट्रू और फॉल्स होता है। तो हम जो भी कंडीशन लिखते हैं उनका जो आउटपुट आता है, आपको पता है कि कंडीशंस का आउटपुट हमेशा ट्रू और फॉल्स आता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे का ऑपरेशन करते हैं। तो ये ट्रू और फॉल्स जो होता है ये बुलियन के अंदर आता है। नेक्स्ट है मेरा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जो हैं वो नंबर्स होते हैं जो डेसिमल वाले होते हैं। मतलब जैसे हमने लिखा 19.5, तो ये पॉइंट वाले जो नंबर है ये डेसिमल वाले नंबर हैं, इनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ठीक है, अब जनरली फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, अगर हमें कोई डिस्टेंस करना है कैलकुलेट, कोई एरिया करना है, टेम्परेचर करना है, तो इन चीज़ों के अंदर हमें डेसिमल वाले नंबर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर है वो भी डेसिमल में आता है, एरिया भी हम करते हैं कैलकुलेट तो डेसिमल में आता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं चाहिए होता, हमें डेसिमल वाली वैल्यू, फ्रैक्शन वाली वैल्यू चाहिए होती है। तो वहाँ पे हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स यूज़ करते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के, कि इंटीजर्स में हम एग्जैक्ट वैल्यूज़ ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 13 के बाद 14 आएगा, अगर आपको उसके बीच की वैल्यू चाहिए 13.5, 13.6, तो वो हम इंटीजर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर चाहिए होता है। इसके अलावा इंटीजर की जो रेंज होती है वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने की, वो कम होती है। मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर आप इंटीजर टाइप के वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं कर सकते हो, जबकि मेरा जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है उसकी रेंज ज़्यादा होती है, आप बहुत बड़ा नंबर फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है कि जो मेरा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है उसके ऊपर आप कोई कैलकुलेशन करोगे तो वो स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू आप किसी इंटीजर के ऊपर कोई कैलकुलेशन करते हो। जैसे आप अगर दो इंटीजर नंबर्स को ऐड कर रहे हो तो वो ज़्यादा फास्टली ऐड हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू आप अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को ऐड कर रहे हो तो वो थोड़े स्लो ऐड होंगे, मतलब उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा ऐड करने में। ठीक है, वो थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। नेक्स्ट है मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में दो पार्ट होता है, एक होता है रियल पार्ट, एक होता है इमेजनरी पार्ट। आप लोगों ने मैथ में पढ़े हुए हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, उनको रिप्रेजेंट किस फॉर्म में करते हैं हम, जैसे ए प्लस बी जे, ए प्लस बी जे।
तो ए वाला जो पार्ट है वो मेरा रियल पार्ट होता है और जिसके साथ जे लगा हुआ है वो मेरा इमेजनरी पार्ट होता है। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि a इक्वल टू 0+6j, तो 0 यहाँ पे मेरा रियल पार्ट है और 6 जो है वो मेरा इमेजनरी पार्ट है। तो इस तरीके से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कि आपका रियल जो पार्ट होगा उस नंबर का उसके साथ कुछ नहीं लगा होगा, जो इमेजनरी पार्ट होगा उसके साथ जे लगा होगा। तो आपने अगर मान लो स्टोर किया है एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक वेरिएबल के अंदर, जो आपको एग्जांपल दिख रहा है यहाँ पे कि मैंने एक a नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर मैंने रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट स्टोर किया है 1+3.54j। ठीक है, अब मुझे अगर सिर्फ रियल पार्ट प्रिंट करना है तो मैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखूंगा a.real। इससे क्या होगा, मेरा सिर्फ 1 प्रिंट होगा, सिर्फ 1 आउटपुट आएगा। अगर आपको सिर्फ इमेजनरी पार्ट जो है वो प्रिंट करना है तो मैं लिखूंगा a.imag इमेजनरी। तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर में से रियल पार्ट को अलग यूज़ कर सकते हो, अलग प्रिंट कर सकते हो, सेम आप इमेजनरी पार्ट को भी अलग से यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर आपको पता है कि डबल कोट्स के अंदर आप जो भी वैल्यू पास करोगे वो स्ट्रिंग होती है। तो जनरली हम लोग ऐसा सोचते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर कोई अल्फ़ाबेट्स वगैरह ही होंगे, जैसे इसमें डबल कोट्स के अंदर लर्निंग लिखा हुआ है। लेकिन आप डबल कोट्स के अंदर कुछ भी स्टोर करोगे तो वो स्ट्रिंग ही होता है। अगर आप एक इंटीजर वैल्यू भी डबल कोट्स के अंदर स्टोर करोगे तो वो भी स्ट्रिंग ही होती है। ठीक है, तो इसमें जो आपको एग्जांपल दिख रहा है कि हमने 135 डॉलर हैश और हिंदी में भारत लिखा हुआ है डबल कोट्स के अंदर स्टोर किया है, तो ये सारी क्या है, स्ट्रिंग के एग्जांपल्स हैं। स्ट्रिंग जो है उसकी एक पोजीशन होती है, उसमें इंडेक्सेस होते हैं। मतलब जैसे मेरा लर्निंग है तो लर्निंग का जो L है उसका इंडेक्स 0 होगा, E का इंडेक्स 1 होगा एंड सो ऑन, एक एक आगे बढ़ता रहेगा। मतलब स्ट्रिंग का जो पहला कैरेक्टर, जो पहला वैल्यू है वो इंडेक्स 0 पे स्टोर होती है। ये आपको पता है, हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इसको। नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसका एग्जांपल भी दिख जाएगा। जैसे मेरी स्ट्रिंग है वेलकम, तो इसका W जो है वो पहला अल्फ़ाबेट है, तो ये इंडेक्स नंबर 0 पे स्टोर होगा। ऐसे E इंडेक्स 1 पे स्टोर होगा एंड सो ऑन। इसमें बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी होती है। बैकवर्ड इंडेक्सिंग का मतलब है कि जैसे आपका पहला अल्फ़ाबेट 0 पे होता है स्टोर, तो बैकवर्ड इंडेक्सिंग अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो इसमें लास्ट जो अल्फ़ाबेट है उसका -1 होता है इंडेक्सिंग। सेकेंड लास्ट वाला जो अल्फ़ाबेट है उसकी -2 होती है एंड सो ऑन। मतलब ये अलग तरीके से इंक्रीज होता है और इसकी इंडेक्सिंग माइनस से शुरू होती है। तो आप इस पर कन्फ्यूज़ मत हो, इसमें ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रखो कि जो पॉजिटिव वाली इंडेक्सिंग होती है जिसको हम फॉरवर्ड इंडेक्सिंग बोलते हैं, उतना ही याद रखो आप कि पहला अल्फ़ाबेट मेरा 0 इंडेक्स पे स्टोर होगा, दूसरा 1 पे, तीसरा 2 पे एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा लिस्ट। लिस्ट आप लोगों को पता है कि मुझे अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ जो हैं वो स्टोर करनी है तो मैं लिस्ट का यूज़ करता हूँ जनरली। ठीक है, हमने लिस्ट बहुत बार यूज़ की है, पीछे डेटा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था तो उसमें क्यू के अंदर भी, स्टैक के अंदर भी हमने लिस्ट का ही यूज़ किया था। तो लिस्ट के अंदर क्या होता है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं बहुत सारी वैल्यूज़ स्टोर कर सकता हूँ और दो वैल्यूज़ के बीच में मैं कॉमा डालता हूँ। ठीक है, और इसमें एक पॉजिटिव चीज़ और ये होती है कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी वैल्यू एक ही टाइप की स्टोर करनी है। आप लिस्ट के अंदर कितनी भी वैल्यू और किसी भी टाइप की स्टोर कर सकते हो और आप कॉम्बिनेशन भी स्टोर कर सकते हो। जैसे आपको पहला एग्जांपल जो दिख रहा है इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 10, 20, 30, 40, 50 और इनके बीच में कॉमा से मैंने इनको सेपरेट किया हुआ है। इसमें सारी वैल्यू इंटीजर टाइप है। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल में AEIOU, इसमें क्या है, सारी वैल्यूज़ करेक्टर जो है उसकी टाइप की है। लेकिन जो थर्ड एग्जाम्पल है उसके अंदर देखो कि मैंने मिक्स यूज़ किया हुआ है कि पहला जो मेरी वैल्यू है वो एक स्ट्रिंग टाइप की है जिसमें मैंने K और V स्टोर किया है एक साथ। ये पहली वैल्यू है मेरी। कॉमा लगा के दूसरी वैल्यू मेरी इंटीजर टाइप की है, कॉमा लगा के तीसरी वैल्यू मेरी फ्लोट वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू। तो आप कितनी भी वैल्यू और किसी भी टाइप का कॉम्बिनेशन बना के आप
लिस्ट के अंदर सेव कर सकते हो। और आपको पता ही है कि पहली वैल्यू जो होगी उसका इंडेक्स 0 होगा। तो एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि मैंने 4 स्ट्रिंग स्टोर की है मैंने लिस्ट के अंदर, मॉम कॉमा डैड कॉमा सिस कॉमा ब्रो। इसको मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है जिसका नाम है फैमिली। और जब मैं प्रिंट करता हूँ फैमिली को, तो ये जो भी 4 वैल्यू थी मेरी, ये एज इट इज़ आपको नीचे प्रिंट होती हुई दिखेगी। इसके अलावा हमारे पास एक कीवर्ड होता है जिसको बोलते हैं इन। इन ये चेक करता है कि मेरी लेफ्ट वाली वैल्यू जो है, इनके लेफ्ट में जो वैल्यू है वो इनके राइट वाली जो भी वेरिएबल है उसके अंदर है या नहीं है। तो मैंने लिखा है कि टॉमी एक वैल्यू है। मैंने चेक किया है इन फैमिली कि क्या टॉमी नाम की स्ट्रिंग फैमिली के अंदर है या नहीं है। फैमिली के अंदर क्या क्या है, मॉम डैड सिस और ब्रो। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि टॉमी फैमिली के अंदर नहीं है। अगर मॉम डैड सिस और ब्रो के बाद मैंने टॉमी भी स्टोर किया होता फैमिली के अंदर, तो यहाँ पे इसका आउटपुट ट्रू आता। लेकिन क्योंकि टॉमी फैमिली नाम की लिस्ट के अंदर नहीं है, तो इसलिए इसका आउटपुट मेरा फॉल्स आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इन नाम का कीवर्ड जो है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट है मेरी टपल। एक चीज और, टपल में और लिस्ट में मेजर जो डिफरेंस है वो ये है कि जो टपल्स हैं उनकी वैल्यू जो होती है वो हम चेंज नहीं कर सकते, उनको मॉडिफाई नहीं कर सकते। आपने एक बार जो स्टोर कर दी वही आपकी वैल्यू रहती है, जबकि लिस्ट के अंदर आप वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है कि लिस्ट में वैल्यू आपने जो स्टोर कर ली, आगे जाके आप उन वैल्यूज़ को एडिट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। टपल के अंदर जो आपने एक बार स्टोर कर दिया उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे टपल्स बनाई हैं। और इनको पहचानने का तरीका क्या है, क्योंकि हम स्टोर जो है वो ऑलमोस्ट सेम तरीके से कर रहे हैं। देखो, मैंने एक फेवरेट नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर मैंने 3 स्ट्रिंग स्टोर की है, ब्लू, क्रिकेट, गाजर का हलवा। और आपको याद होगा अभी जो पीछे हमने देखा था, तो यहाँ पे मैंने फैमिली के अंदर 4 स्ट्रिंग स्टोर की थी, तो यहाँ पे भी मैंने स्ट्रिंग स्टोर की है और टपल के अंदर भी मैंने स्ट्रिंग स्टोर की है। तो क्वेश्चन ये होता है कि मैं पहचानूंगा कैसे कि ये मेरा टपल बना है या ये मेरी लिस्ट बनी है। टपल, राइट राइट। तो टपल्स में और लिस्ट में जो मेजर डिफरेंस होता है पहचानने का, वो होता है कि टपल के अंदर हम लोग ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं और लिस्ट के अंदर मेरा स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ होता है। इससे हम लोग पहचान लेंगे कि मैंने टपल बनाई है या लिस्ट बनाई है। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं तो ये टपल बना है। तो इसके बाद जब मैंने फेवरेट नाम का वेरिएबल बना दिया, इसके बाद इसकी वैल्यूज़ को मैं चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने एक स्टूडेंट नाम का बनाया है टपल, फिर मैंने फेवरेट्स वाला जो टपल है उसको प्रिंट कर दिया, तो जितनी वैल्यू मैंने स्टोर की थी वो सारी प्रिंट हो गई। सेम मैंने स्टूडेंट नाम का जो टपल बनाया था उसको प्रिंट कर दिया, तो उसकी वैल्यूज़ भी मेरी सारी आ गई। नेक्स्ट है मेरा डिक्शनरी। तो डिक्शनरी जो है ये टपल और लिस्ट से थोड़ी अलग होती है, क्योंकि लिस्ट में और टपल में मेरे इंडेक्सेस होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन डिक्शनरी के अंदर इंडेक्सेस नहीं होते हैं। डिक्शनरी के अंदर एक की वैल्यू होती है जो हम एक्चुअल वैल्यू के साथ स्टोर करते हैं। और डिक्शनरी जो बनाने का तरीका होता है उसके लिए हम लोग करली ब्रेसेस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा है कि हमने एक स्टूडेंट नाम का डिक्शनरी बनाया है, तो हमने करली ब्रेसेस से इसको स्टार्ट किया है। इसके बाद देखो जो आपको ग्रीन में दिख रहा है, ग्रीन में जैसे रोल लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है और PER लिखा हुआ है, ये सारे क्या है, की वैल्यूज़ हैं। और फिर कॉलन लगा के वाइट में आपको दिख रहा होगा कि रोल के बाद कॉलन लगाया और फिर लिखा है 1। मतलब अगर मुझे ये 1 वाली जो वैल्यू है इसको एक्सेस करना है, तो मैं ये जो रोल है ROLL इसके थ्रू कर सकता हूँ मैं इसको एक्सेस। सेम जो मेरी सेकंड वैल्यू है, जो मैंने उसकी की वैल्यू नेम है और फिर कॉलन लगा के मैंने लिखा है जग्गा। ठीक है, तो अगर मुझे जगह को एक्सेस करना है तो मैं नेम के थ्रू कर सकता हूँ। ऐसे ही मुझे 91.5 को एक्सेस करना है तो मैं PER के थ्रू कर सकता हूँ। वो मैं कैसे करूँगा कि जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा है कि सबसे पहले मैंने प्रिंट किया स्टूडेंट। इससे तो क्या होगा कि मेरी सारी की सारी
वैल्यू की और वैल्यू एक साथ प्रिंट हो जाएंगी। लेकिन अगर मुझे सिर्फ परसेंटेज प्रिंट करनी है कि इस स्टूडेंट की परसेंटेज कितनी है, तो मैंने प्रिंट किया है, पहले लिखा है मैंने डिक्शनरी का नाम, वो है स्टूडेंट, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो की वैल्यू जिसकी वैल्यू मुझे प्रिंट करनी है। अगर मुझे 91.5 प्रिंट करना है तो उसके लिए मुझे PER यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने ब्रैकेट में लिखा है PER, तो मतलब स्टूडेंट की जो की है PER, उसकी जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी जो है 91.5। इस तरीके से हम लोग डिक्शनरी के अंदर की और वैल्यू का पेयर यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है समझने में। हम लोग आगे बढ़े इससे पहले अगर आपको कोई डाउट है डिक्शनरी, टपल और लिस्ट को लेके तो अभी क्लियर कर लो। चलो ओके, नहीं है तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट है मेरा एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें मैंने एक डिक्शनरी बनाई है जिसका नाम है VAL। उसके अंदर भी मैंने 3 की और वैल्यू का पेयर स्टोर किया है। तो जब मैंने प्रिंट किया है VAL ब्रैकेट में 1, तो 1 क्या है की, और उसकी वैल्यू कितनी है कॉलन के बाद 100, तो 100 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि जो की है वो एक स्ट्रिंग ही हो। की हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है। ठीक है, प्लस जो मेरी डिक्शनरी है उसके एलिमेंट्स को भी मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं लिस्ट के अंदर चेंज कर सकता था, वैसे ही मैं डिक्शनरी के अंदर भी वैल्यूज़ को चेंज कर सकता हूँ। लेकिन मैं टपल के अंदर वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकता एक बार बनाने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर की फॉर्म में आपको दिखाया है कि किस तरीके से हम लोग अलग अलग टाइप से इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। राइट, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, ये हमने डिस्कस कर लिया है अभी इनके बारे में। ओके, यहाँ पे जो जो एक मेजर टॉपिक है वो है म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप्स, कि इम्यूटेबल और म्यूटेबल क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स की बात करूं तो म्यूटेबल का मतलब है कि जिसको मैं चेंज कर सकता हूं, राइट, विच वी कैन चेंज। और इम्यूटेबल क्या होता है, विच वी कैन नॉट चेंज। जो चेंज नहीं हो सकती है उसको बोलते हैं इम्यूटेबल, और जो चेंज हो सकती है उसको बोलते हैं हम म्यूटेबल। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं इम्यूटेबल की, इसका मतलब क्या है कि जो चेंज हो सकता है। राइट, तो इसमें इम्यूटेबल के यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं। रेड के अंदर आपको दिख रहा होगा कि आपके इंटीजर्स हैं, फ्लोट, बूलियन वैल्यू, स्ट्रिंग, टपल्स, ये सारे क्या है मेरे इम्यूटेबल हैं। ठीक है, इनको समझने के लिए देखिए कि इम्यूटेबल क्या होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर्स के थ्रू कुछ दिख रहा होगा। मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि जब भी हम पाइथन के अंदर कोई वैल्यू को स्टोर करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे मैंने लिखा a इक्वल टू 10, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा a इक्वल टू 10, तो एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, मेमोरी एड्रेस, और वहाँ पे 10 जाके स्टोर हो जाएगा। राइट, ओके, इसके बाद मैंने लिखा a इक्वल टू 20, जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना, उसके अंदर वो सब नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। राइट, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नहीं दिख रहा होगा। मान लीजिए कि जो a है उसके अंदर 10 है इनिशियली, इसके बाद मैंने a लिखा a इक्वल टू 20, a की वैल्यू अपडेट हो गई 20 हो गई। तो सोचने वाली बात यह है कि जो मेमोरी एलोकेशन इनिशियली हुआ था, जैसे ही मैंने a इक्वल टू 10 किया था तो 10 कहीं पे स्टोर हो गया था किसी मेमोरी लोकेशन में,
तो जब मैंने a इक्वल टू 20 किया तो पाइथन के अंदर ऐसा नहीं होता है कि वो 10 को हटा के वहाँ पे 20 स्टोर हो जाएगा। नहीं, क्या होता है कि जब भी मैं वैल्यू को अपडेट करता हूँ किसी वेरिएबल की, तो वो नई वैल्यू जो होती है वो दूसरी लोकेशन पे जाके स्टोर होती है और वो नई लोकेशन अब उस वेरिएबल को मिल जाती है। मतलब जिस लोकेशन पे ए के अंदर 10 स्टोर था, तो जब मैंने a इक्वल टू 20 किया तो 20 उस 10 को हटाएगा नहीं, 20 नई लोकेशन में जाके स्टोर हो जाएगा और अब a जो है वो 10 को पॉइंट नहीं करेगा, वो 20 को पॉइंट करेगा। मतलब मैं जब भी अब a की वैल्यू एक्सेस करूंगा तो मुझे 20 मिलेगा, राइट। सेम यही चीज़ होती है कि मैंने अगर a इक्वल टू 10 लिखा, अब जो मैं बता रहा हूँ आपको वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। अगर मैंने लिखा a इक्वल टू 10, जो आपको स्क्रीन के ऊपर ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा होगा उसके अंदर लिखा हुआ है, जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी कि a इक्वल टू 10, उसके बाद मैंने किया b इक्वल टू a। इसका मतलब है कि मैंने a की वैल्यू जो है वो b में डाल दी है, तो इसका मतलब क्या है, b में भी 10 हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो b के अंदर 10 आया है तो वो 10 अलग लोकेशन पे स्टोर होगा। अभी 10 इनिशियली जिस लोकेशन पे स्टोर था उसी पे है, अब b के अंदर सिर्फ उसका एड्रेस आ गया है कि वो 10 कहाँ पे है। तो जब भी मैं b को एक्सेस करूंगा तो b क्या करेगा, उस एड्रेस को पॉइंट कर देगा जहाँ पे 10 स्टोर है मेरा, तो मुझे 10 मिल जाएगा। ठीक है, मतलब मेरा कहने का ये है कि यहाँ पे पाइथन के अंदर एड्रेसेस जो हैं वो ज़्यादा मायने रखते हैं, वैल्यूज़ इतनी मायने नहीं रखती है। क्योंकि 10 मैंने एक एड्रेस पे स्टोर कर दिया, अब उस एड्रेस को एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पॉइंट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के अंदर वो वैल्यू स्टोर हो सकती है, लेकिन वो वैल्यू एक ही लोकेशन पे स्टोर होगी, अलग अलग पे नहीं होगा। तो जब मैंने a इक्वल टू 10 किया तो 10 एक जगह जाके स्टोर हो गया। ठीक है, अब a उस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जहाँ पे 10 स्टोर है, तो जब भी मैं a प्रिंट करूँगा मेरा 10 प्रिंट हो जाएगा। जब मैंने b इक्वल टू a किया तो a के अंदर 10 था तो b के अंदर भी 10 आ जाएगा, लेकिन जो 10 आया है वो किसी अलग मेमोरी लोकेशन पे स्टोर नहीं हुआ है, वो अभी भी 10 वहीं पे ही है जहाँ पे a उसको पॉइंट कर रहा था। अब सिर्फ इतना हो गया कि b भी a को, b जो है वो भी 10 को पॉइंट कर रहा है, अब a भी 10 को पॉइंट कर रहा है। तो जब मैं प्रिंट b करूँगा तो 10 प्रिंट हो जाएगा। यही चीज़ आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही है कि a और b एक ही वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, 10 को, बॉक्स को। और मैंने लिखा c इक्वल टू 15, तो c जो है वो 15 को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि 15 अलग वैल्यू है तो वो अलग एड्रेस पे जाके स्टोर होगी मेरी। ठीक है, यहाँ पे id नाम का एक फंक्शन यूज किया गया है जो कि मेमोरी एड्रेस को प्रिंट करने के काम आता है। कि अगर मुझे किसी वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करना है कि जो आपके वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है उसका एड्रेस क्या है, तो उसके लिए मैं id नाम का फंक्शन यूज कर सकता हूँ। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपके कंप्यूटर में, आपके फ़ोन के अंदर कुछ भी स्टोर होता है तो हर चीज़ का एक मेमोरी एड्रेस होता है। ठीक है, आपकी जो मेमोरी है फ़ोन की या कंप्यूटर की, वो छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड होती है और हर ब्लॉक का एक मेमोरी एड्रेस होता है, राइट। तो id नाम का जो फंक्शन है वो उसी मेमोरी एड्रेस को प्रिंट करने के काम आता है कि किस मेमोरी एड्रेस पे ये वैल्यू स्टोर है। तो जब मैंने id ब्रैकेट में a करके प्रिंट किया तो a जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है उसका एड्रेस आपके पास प्रिंट हो जाएगा। तो ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है कि जो मेरा a है और b है वो एक ही एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। देखो मैंने क्या किया, ब्लैक वाला पार्ट देखो, मैंने प्रिंट किया id ब्रैकेट में a, इससे क्या हुआ, एक एड्रेस प्रिंट हो गया। जब मैंने प्रिंट किया id b तो सेम एड्रेस आया, मतलब मेरा b और a एक ही वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं। दोनों के अंदर एक ही वैल्यू स्टोर्ड है, अलग अलग है दोनों के अंदर 10, लेकिन वो एक ही लोकेशन पे है, अलग अलग लोकेशन पे स्टोर नहीं है। और जब मैंने id c प्रिंट किया, c की लोकेशन प्रिंट की, तो उसकी अलग लोकेशन आई। ठीक है, राइट। तो इनको बोलते हैं इम्यूटेबल टाइप्स। जब मैं बोलता हूं कि इम्यूटेबल, कि जिसकी वैल्यू जो जो चेंज नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं इम्यूटेबल। तो वो जो चेंज नहीं हो रहा है वो क्या है, मेरा मेमोरी एड्रेस। मतलब मेरी एक वैल्यू के लिए मेरा मेमोरी एड्रेस एक ही होता है।
जो 10 है, 10 का मेमोरी एड्रेस एक ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं इम्यूटेबल टाइप्स। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है कि जब भी मैं किसी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करता हूँ, जैसे मैंने a इक्वल टू 10 किया तो 10 अलग मेमोरी एड्रेस पे स्टोर था, और जब मैंने a इक्वल टू 20 किया तो जब भी मैं वेरिएबल की वैल्यू चेंज करता हूँ तो नया एड्रेस जो है वो मिल जाता है। हमारे यहाँ पे पाइथन के अंदर मेरा जो वेरिएबल है वो एक कंटेनर की तरह नहीं है कि मैंने कंटेनर में, जैसे मेरे पास एक डिब्बा था, उसमें पहले चावल रखे हुए थे, उसको निकाल दिया और फिर मैंने उसके अंदर दाल डाल दी, ऐसा नहीं होता है। इसमें अगर चावल रखे हुए हैं तो वो एक ही कंटेनर है और दाल अलग कंटेनर में है। सिर्फ क्या होगा, मैं पॉइंट करूँगा। जैसे अगर 10 स्टोर है ए के अंदर तो उसकी लोकेशन अलग होगी। जब मैंने ए के अंदर 20 स्टोर किया तो ऐसा नहीं होगा कि 10 हट जाएगा और 20 इसकी जगह आ जाएगा। 20 अलग लोकेशन में जाके स्टोर होगा और अब ए 10 को पॉइंट नहीं करेगा, वो 20 को पॉइंट करेगा। तो तो इस वजह से ए के अंदर अब 20 आ जाएगा, राइट। तो इसीलिए ये होते हैं मेरे इम्यूटेबल टाइप्स। इनका एग्जाम्पल आपको फिर से यहाँ पे दिख रहा है येलो के अंदर, ये हमने पीछे भी देखा था लास्ट स्लाइड में। इंटीजर है, फ्लोट, बूलियन, स्ट्रिंग, टपल्स, ये सारे क्या है मेरे इम्यूटेबल्स हैं। नेक्स्ट है मेरा म्यूटेबल, मतलब जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। उसका एग्जाम्पल यहाँ पे आपका लिस्ट, डिक्शनरी और सेट्स हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मैं एक ही मेमोरी लोकेशन पे दूसरी वैल्यू को स्टोर कर सकता हूँ। मतलब मेरा पहले 10 स्टोर था एक लोकेशन पे, अब मैं उसको हटा के 10 को हटा के उसी लोकेशन पे 20 स्टोर कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं म्यूटेबल टाइप, जो कि पिछले में नहीं था। पिछले में क्या था कि नई वैल्यू अलग एड्रेस पे स्टोर हो रही थी, लेकिन म्यूटेबल में क्या है, नई वैल्यू पुराने एड्रेस पे ही स्टोर हो सकती है। तो हम लिस्ट, डिक्शनरी और सेट्स, ये सारे क्या है, म्यूटेबल है। इनके अंदर हम वैल्यूज़ को चेंज जब करते हैं तो उसका एड्रेस चेंज नहीं होता है। जैसे इसमें आपको एग्जांपल दिख रहा है कि मैंने एक लिस्ट बनाई है एम्प्लॉय नाम की, उसके अंदर मैंने कुछ वैल्यू स्टोर की हैं, जैसे E001 रामा सेल्स 67,000। तो मैंने इस लिस्ट को प्रिंट कराया है। इस लिस्ट की जो आईडी वाली जो वैल्यू है, सॉरी, इस लिस्ट की जो एम्प्लॉय लिस्ट है उसकी आईडी प्रिंट कराई है, मतलब उसका मेमोरी लोकेशन प्रिंट कराया है कि वो किस लोकेशन पे स्टोर्ड है। इसके बाद क्या किया मैंने, इसके बाद मैंने एम्प्लॉय की जो तीसरी वैल्यू है, जो है मेरी 0 1 2 3, देखो आपको पता है कि लिस्ट के अंदर पहली वैल्यू जो है वो स्टोर होती है मेरी 0 लोकेशन पे। तो 0 लोकेशन पे वैल्यू क्या है मेरी E001। 1 लोकेशन पे क्या है रामा, 2 लोकेशन पे क्या है सेल्स, तो 3 लोकेशन पे क्या हुई 67,000। तो मैंने क्या किया, एम्प्लॉय ब्रैकेट में 3, मतलब एम्प्लॉय की जो एम्प्लॉय नाम की लिस्ट है उसकी थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू है जो कि 67,000 है, उसकी जगह मैंने क्या डाल दिया 75,000, इक्वल टू लिख दिया 75,000। तो इससे क्या होगा, 67,000 हट के अब आ जाएगा 75,000। अब देखो मैंने क्या किया है, मैंने लिस्ट की एक वैल्यू को चेंज कर दिया है। मैंने वापस से लिस्ट की जो आईडी है वो प्रिंट कराई है, मतलब लिस्ट जो मेरी लिस्ट है एम्प्लॉय वो किस लोकेशन पे स्टोर है मैंने वापस से प्रिंट कराया है। तो देखिए सेम लोकेशन आ रही है वापस से। मतलब जब मैंने वैल्यू चेंज की लिस्ट की उसके बाद भी मेरी जो लोकेशन है लिस्ट की वो सेम आ रही है। इसका मतलब क्या है कि मेरी जो लिस्ट है वो क्या है, म्यूटेबल टाइप है, मतलब उसके अंदर मैं नई वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ सेम एड्रेस के अंदर। ओके, यहाँ पे बात हो रही है एक वेरिएबल की। ठीक है, वेरिएबल के इंटरनल्स की, मतलब वेरिएबल के अंदर क्या होता है। तो वेरिएबल के अंदर जनरली तीन चीज़ें होती हैं कि वेरिएबल का टाइप क्या है ना,
कि वेरिएबल का टाइप मतलब कि वेरिएबल इंटीजर टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, टपल टाइप का है, डिक्शनरी टाइप का है। तो क्या टाइप है, दूसरा है वैल्यू क्या है कि उसके अंदर मैंने क्या चीज़ स्टोर की हुई है। मैंने 10 स्टोर किया हुआ है, 20 स्टोर किया हुआ है, हेलो स्टोर किया हुआ है, क्या स्टोर किया हुआ है। तीसरी होती है उसकी आईडी, मतलब वो किस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड है। तो ये तीन चीज़ें होती हैं जो कि एक वेरिएबल के अंदर होती हैं। ओके तो नेक्स्ट है कि मैं जो एक्सप्रेशंस होती हैं उनको इवेल्युएट कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स हैं कि आपके पास एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, उसको आपको कैलकुलेट करना है। जैसे इक्वेशंस होती है ना मैथ के अंदर, उसको आप कैलकुलेट करते हो, ऐसे ही यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस हैं, उनको आपको कैलकुलेट करना है, तो उसका कुछ रूल होते हैं। ठीक है, तो पहला रूल ये है कि जो आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं उनकी प्रेसिडेंस कम होती है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के कंपैरिजन में। प्रेसिडेंस का मतलब होता है कि उनका महत्व, मतलब आपके लॉजिकल जो ऑपरेटर्स हैं वो बाद में कैलकुलेट होंगे, बाद में इवेल्युएट होंगे, पहले आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इवेल्युएट होंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सारे क्या है मेरे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं मेरे, एंड, और, नॉट, ये क्या होते हैं मेरे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जिनका आउटपुट ट्रू और फॉल्स आता है। लॉजिकल आपको पता है, जिनका आउटपुट ट्रू और फॉल्स आता है। तो मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट येलो में जो आपको दिख रहा है, इसमें एक एक्सप्रेशन है जिसमें लिखा हुआ है 10 डिवाइड बाई 5, और फिर लिखा हुआ है बीच में और, फिर लिखा हुआ है 5.0 प्लस 50 डिवाइड बाई 10। ठीक है, अब ये इवेल्युएट कैसे होगी कि जो और वाला पार्ट है, हमने अभी जो पहले नंबर पे जो कंडीशन लिखी थी, जो रूल लिखा था, उसमें ये था कि मेरा प्रेसिडेंस है लॉजिकल ऑपरेटर का, वो बाद में होता है, पहले अर्थमेटिक का होता है। तो पहले अर्थमेटिक वाला सॉल्व होगा, और वाला बाद में होगा सॉल्व। तो सबसे पहले 10 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। ठीक है, 10 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, फिर है और, फिर है 5.0 प्लस 50 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा 5। ये कैसे कैलकुलेट किया होगा, ये इवैल्यूएशन थोड़ा इन्होंने गलत किया हुआ है इसके अंदर। जो इसने इवैल्यूएट किया हुआ है यहाँ पे ये चीज़ नहीं आएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो बाद में इवैल्यूएट होंगे, पहले आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो इवैल्यूएट होंगे। सेकंड है मेरा कि जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं उनका प्रेसिडेंस जो है वो पहले होगा नॉट, फिर एंड, और फिर और, इस ऑर्डर में मेरे सॉल्व होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा टाइप कास्टिंग। मतलब टाइप कास्टिंग का मतलब है कि एक टाइप के वेरिएबल को दूसरे टाइप में चेंज कर देना। जैसे मेरा एक टाइप का वेरिएबल है, जैसे मेरा एक वेरिएबल है जिसका नाम है str, उसके अंदर मैंने ब्रैकेट्स कोट्स के अंदर 100 स्टोर किया हुआ है। इसका मतलब ये एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। इसको अगर मुझे इंटीजर के अंदर चेंज करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने जो वेरिएबल है str उससे पहले लिख दिया इंट, ब्रैकेट में डाल दिया str, उससे पहले लिख दिया इंट। इससे क्या हुआ, str जो वेरिएबल था वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा और नम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा।
ये कुछ वैसा ही है जैसा आपको पता है कि पाइथन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू आती है जब आप यूज़र से इनपुट लेते हो, तो आपको उस वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो आपको इनपुट स्टेटमेंट से पहले इंट लिखना होता है ना। तो इसी चीज़ को बोलते हैं टाइप कास्टिंग, कि किसी एक टाइप की वैल्यू को दूसरी टाइप में कन्वर्ट कर देना। तो जब मैंने str नाम का वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग टाइप स्टोर किया था, फिर मैंने क्या किया, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। वो कैसे किया, मैंने इंट लिख के ब्रैकेट के अंदर वो वेरिएबल डाल दिया जिसकी वैल्यू कन्वर्ट करना है, तो मेरा 100 जो है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा और वो नम के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं हम लोग टाइप कास्टिंग। नेक्स्ट है मेरा, आपको पता है कि हमने डिस्कस किया था कि पाइथन के अंदर खूब सारी मेरे पैकेजेस होते हैं जिनको हम बोलते हैं लाइब्रेरीज। तो मेरी एक है, उसका नाम है मैथ। अगर आपको मैथ्स के जो फंक्शन हैं वो डायरेक्टली यूज़ करने हैं, कि आपको कोई लॉग निकालना है, ठीक है, आपको किसी की पावर निकालनी है कि 10 की पावर 2, आपको साइन कॉस 10 ये सब निकालना है, ठीक है, आपको सीलिंग फंक्शन किसी का स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये डायरेक्टली इनके फंक्शन बने हुए हैं, आपको अलग से कोडिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इनको यूज़ करने के लिए आपको सिर्फ अपने प्रोग्राम से पहले एक लाइन लिखनी पड़ेगी जिसका नाम है इम्पोर्ट फिर मैथ। इम्पोर्ट मैथ ये क्या करेगा, मैथ नाम की लाइब्रेरी को आपके पाइथन प्रोग्राम के अंदर इम्पोर्ट कर देगा, मतलब ऐड कर देगा। इसके बाद आप मैथ के अंदर जितने फंक्शंस हैं वो सारे यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। ये हमारी जो स्लाइड है वो कंप्लीट हो गई है। आपका कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लो। कोई डाउट है किसी का? हाँ बताओ। ओके, मैं एक काम काम करूँगा कि जो इसके सैम्पल पेपर्स वगैरह जो होंगे कंप्यूटर साइंस के नए पैटर्न के हिसाब से वो कर लूँगा डाउनलोड, अगर अवेलेबल होंगे तो। क्योंकि जनरली क्या होता है कि कंप्यूटर साइंस के बहुत ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पे। अभी सीबीएसई ने जो सिलेबस प्रिस्क्राइब किया था वो हमारे डीओई है जो दिल्ली का एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसने अपलोड किया है अपनी वेबसाइट पे कि इसमें से ये सिलेबस है, इसमें से एग्ज़ाम आएगा। उसके अंदर भी कंप्यूटर साइंस का सिलेबस अपलोड नहीं किया हुआ। ठीक है, तो थोड़ा सा मटेरियल कम है, फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि नए जो पैटर्न है उसके हिसाब से कोई सैम्पल पेपर वगैरह मिल जाए कंप्यूटर साइंस का। क्योंकि इस टाइम पे ना किसी को नहीं पता है कि आपके एग्ज़ाम किस पैटर्न में होने हैं, कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज़्यादा आने हैं कम आने हैं। वैसे आज 10 दिसंबर है, आज कोई मीटिंग होनी है, ठीक है, तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपका जो पेपर है वो कब होना है। हाँ जी, तो क्या बताया मीटिंग में? हाँ ठीक है, आप शेयर कर दो, मैं भी एक बार चेक करके अपने अपने साइड से जो भी मुझे बेस्ट मिलेगा मैं आप लोगों का एक पेपर ले लूँगा। ये एक बार ये है ना ख़त्म हो जाए, एक हफ्ता और लगेगा, आपका ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं पूरे सिलेबस का आपका एग्ज़ाम लूँगा, ठीक है। और कोई डाउट है किसी का तो पूछ लो। ओके, वो मैं देख लूँगा, एक बार कर दो उस पर। ठीक है प्रांशु। कोई और डाउट है किसी का तो पूछ लो। चलो ठीक है, फिर आज की क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।